गुड मॉर्निंग एवरीवन। इनफैक्ट संडे का टाइम है, आफ्टरनून। हम जानते हैं कि आप सब घर में आराम कर रहे हैं, घर में रिलैक्स कर रहे हैं। एंड सुबह से कई जगह कई डिस्कशन चल रही है जिसमें हम 26 जुलाई को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे की तरह मनाते हैं। आज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने 26 जुलाई की बात करते हुए ये बोला कि आज कारगिल विजय दिवस है और हम अच्छी तरह समझते हैं कि हमारा सेफ्टी, हमारा वेलबींग कितना इम्पॉर्टेंट है। एंड उसी को ध्यान में रखते हुए हम सब जो मुंबई में हैं, मुंबई में भी हमारी सेफ्टी और वेलबींग के लिए एक अलग ही वॉर कई सालों से चल रहा है। एंड मैं तो यही बोलूँगा कि ये वॉर जो पहले से शुरू हुआ है 2005 में, वो वॉर जैसे कारगिल 26 जुलाई में ख़त्म हुआ था, लेकिन 26 जुलाई 2005 में एक नया वॉर शुरू हुआ मुंबई में। इट इज़ द वॉर अगेंस्ट रेन, क्योंकि 26 जुलाई में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें पूरा शहर डूब गया था। एंड आज भी हम उस दिन को याद करते हैं और आज भी हर बरसात में हम यही सोचते हैं कि 26 जुलाई जैसी हालत दोबारा ना हो। एंड 26 जुलाई तो आप अच्छी तरह समझते हैं कि जब हम मुंबई के 26 जुलाई की बात करते हैं तो फ्लड्स की बात आती है। एंड जिसमें 2000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी 24 घंटे में। एंड एक साल लग गया मुंबई को उससे उभरने में। एंड हम हमेशा यही सोचते रहे कि कहीं हमारे साथ दोबारा 26 जुलाई जैसी हालत ना हो, जिसमें बहुत बड़े लेवल पे काम किया गया, बहुत सारे मीटिंग्स हुए, बहुत सारे डिसीजंस लिए गए थे। एंड उन डिसीजंस को पूरा करने के लिए आज 2020 हो चुका है, लेकिन आज तक वो डिसीजंस सिर्फ डिसीजंस हैं। कुछ हद तक हर साल हमें वो 26 जुलाई का एग्ज़ाम्पल ज़रूर फील होता है जब आधे शहर में पानी भर जाता है। हर बार हम हाई टाइड से डरते हैं। बारिश हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वाटर हमारे जीवन का बहुत इम्पॉर्टेंट स्रोत है, लेकिन इसी पानी से मुंबई में हमेशा हमें डर लगता है। अगर हम जल शक्ति अभियान की बात करें, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी पानी के अच्छे उपयोग की बात करते हैं और जिसमें पूरा देश इस समय उनके साथ जुड़ा हुआ है, मुंबई में ऐसा क्या हो रहा है, वो क्या क्या स्टेप्स जो लेने थे क्या वो लिए गए हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर के तरफ से मुंबई म्यूनसिपलिटी क्या क्या कर रही है एंड क्या क्या फोकस है, वो सब हम सभी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मैं थोड़ा अपने फ़ोन को साइलेंट मोड में शायद नहीं डाला, इसको कम करूँ, एक सेकेंड रुकेगा। यस, आई एम बैक। सो 26 जुलाई के बाद से ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हमारे शहर में। आज भी करोड़ों करोड़ों रुपए का लॉस हो रहा है। आज भी हमसे कोशिश कर रहे हैं कि लोग वो जो नुकसान हुआ था वो भरपाई हो सके। और हर साल बारिश से नुकसान बहुत होता है, कहीं पे बहुत सारी गलतियां हैं, कहीं पे कुछ चीज़ें सुधारनी हैं और हमें साथ मिल के कुछ करना है। इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाना चाहता हूँ, क्योंकि आज का दिन है, जहाँ तक मुझे पता है आज ही उन्होंने एक संकल्प लिया था कि हम सब मिल के काम करेंगे और मुंबई को एक बेहतर शहर बनाएंगे। श्री गोपाल जवेरी जी, आप सब इनका नाम बहुत अच्छी तरह जानते हैं अगर आप मुंबई में हैं तो, क्योंकि ही इज़ द रिवर मैन ऑफ मुंबई, जिन्होंने मुंबई के नदियों के लिए, मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मुंबई में जो हम रहते हैं सिटीजन्स के लिए बहुत बड़े बड़े कैंपेन्स लॉन्च किए हैं और जिसमें पूरा शहर उनसे जुड़ा हुआ है। तो आज मैंने कुछ सवाल उनके लिए लिखे हैं जो आप लोगों से ही आए हैं पिछले एक हफ्ते में। और ये कुछ सवाल कुछ आम सवाल नहीं है, ये बहुत डिफ़िकल्ट सवाल रहेगा उनके लिए, ताकि हमें समझ सकूं कि सिटीजन्स मूवमेंट, जो लोग मिल के जब कुछ करना चाहते हैं, उसमें कुछ होता है कि सिर्फ जो गवर्नमेंट करेगी वही होगा। सो
हाँ, ज़वेरी साहब आ चुके हैं लाइव। अब मेरी कोशिश है कि मैं उनको तुरंत ऐड करूं ताकि आपको मेरी बातें ना सुनना पड़े, जो रियल हीरो हैं उनकी अब बातें सुनिए। तो सबसे पहले मैं सर 1 सेकेंड दीजिए, उनको ऐड कर दूँ। थोड़ा समय लेता है ऐड करने के लिए, वो प्रोसेस चल रहा है। यस यस सर। सर थैंक यू सो मच। नमस्कार। मेरे साथ मच थैंक यू सो मच सर। आप बहुत बिजी हैं, मुझे पता है। सुबह से आप काफ़ी जगह आपके आज प्रोग्राम्स थे, एंड मैं सबसे यही बोल रहा था कि 26 जुलाई एक एक वो दिन है जब हम कारगिल में विजयी हुए थे और वॉर खत्म हुआ था। और इनफैक्ट 26 जुलाई ही ऐसा दिन है 2005 में जब मुंबई में एक स्पेशल वॉर शुरू हुआ था जिसमें हम अपने आप को बचा सके पानी से। तो इसी बात में मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि लेट अस हैव अ कॉन्वर्सेशन, एंड आपसे अच्छा कोई और नहीं हो सकता जो तब से लेके अब तक बहुत सारा काम लोगों के साथ मिलके एक जन आंदोलन बनाए हैं। और कुछ सवाल हैं, कुछ मेरे भी सवाल हैं, कुछ जैसे मैंने सबको कहा कि आप आने वाले हैं तो कुछ आपके लिए सब लोगों ने कुछ 100 से ज़्यादा सवाल भेजे हैं, तो उन सब का एक लिस्ट तो बनाया हूँ जो मैं आपको थोड़ी देर में पूछूंगा। So thank you again, sir. Welcoming you on behalf of everyone who is watching us, थैंक यू and सो मच। thank you for being. Thank you, sir. So this is the river man of Mumbai, and उन्होंने पूरी लाइफ में फुल टाइम इसमें लगे हुए हैं कि हम मुंबई को पानी से कैसे बचा सकें, एंड पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम, सर मैं पहला पूछना चाहूँगा कि रिवर मार्च सबसे पहले आपने शुरू किया था, उसका उद्देश्य क्या था रिवर मार्च शुरू करने का? बेसिकली हम लोग इन्वायरमेंटलिस्ट भी नहीं हैं और ना ही इस चीज से कनेक्टेड थे। व्हेन वी स्टार्टेड अ प्रोसेस टू मेक अ संजय गांधी नेशनल पार्क प्लास्टिक फ्री, तो उस वक्त हमारे क्लब में कांग्रेस के एमपी मिस्टर संजय निरुपम जी आए। और उस वक्त आपला खासदार आपला द्वारी, मतलब कांग्रेस ने कैंपेनिंग चलाया था इलेक्शन के वक्त कि आपके एमपी आपके घर पे, मतलब आपके कॉम्प्लेक्स में आएंगे। और हमारे सीनियर सिटीजन्स ने वो प्रोग्राम रखा था, संडे आफ्टरनून था और कुर्सियां भरनी थी, तो मुझे बुलाया गया। अभी उन्होंने क्वेश्चंस आवर्स दिए थे, अभी 5-6 क्वेश्चंस नॉर्मली सीनियर सिटीजन ने पूछे। और हमारे एक मिस्टर बापट साहब है, वो मेरे पास आए तो मेरे को बोला कुछ थरल पूछना चाहिए। तो सडनली दोपहर का टाइम था, नींद का टाइम था संडे का, तो मैंने एक ही क्वेश्चन उठ के कि भाई हमारे आजू बाजू दो नदियां है, दहीसर और कोईसर, जिसके बीच में हम रहते हैं। ये नदियां जिंदा करने का प्रयास के लिए आप क्या करेंगे? तो पहले तो उनका काउंटर क्वेश्चन आया कि ये पॉसिबल है क्या। मतलब दुनिया भर में पॉसिबल है, थेम्स में हुआ है, फ्रांस में हुआ है, लैटिन अमेरिका में हुआ है, तो इम्पॉसिबल तो नहीं है। तो 2012 और 13 के आसपास उन्होंने बोला मेरे को एक लेटर दे दो और मैं देखता हूँ। उनको हमने लेटर दिया, उसके बाद कुछ उन्होंने देखा नहीं, ना उसका रिप्लाई किया, ना फर्दर कम्युनिकेशन हुआ। फर्दर इलेक्शन में ही लॉस्ट इट। तो हमको लगा कि इससे आगे कैसे बढ़े, तो हमने एक डॉक्यूमेंट्री मिस्टर आनंद उद्देसी के साथ मुंबई रिवर पे बनाना चालू किया। वो डॉक्यूमेंट्री बनाते बनाते मालूम पड़ा कि हम तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्री बना के खुश हो रहे, इसका कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये देखेंगे कितने जन। तो उसी वक्त हमने एक प्रोग्राम की पेशकश की, रिवर रन। तब ये मालूम पड़ा कि रिवर रन में हम तो मैराथन रनर्स है तो कुछ लोग जुड़ेंगे, पर बच्चे से लेके सीनियर सिटीजन्स नहीं जुड़ पाएंगे। तो फिर रिवर वॉक, और रिवर वॉक पे से रिवर मार्च अल्टीमेटली, और एक पब्लिक मूवमेंट जो गांधी जी का दांडी मार्च था, उससे प्रेरणा लेते हुए हमने रिवर मार्च की पेशकश की और रिवर मार्च को चालू किया। और 2015 फर्स्ट मार्च, जो फर्स्ट रिवर मार्च हुआ, और उसके बाद हम लोग इसी प्रोसेस में लगे हुए। रिवर मैच से अचीवमेंट क्या आएगा, क्या फायदा होगा शहर को?
आपके गोल्स से? सी, हमारा काम, मराठी में एक कहावत है, जंगल जगवणे। मतलब जंगल को, सोया हुआ जंगल को उठाना जब आग लगती है, कि भाई सारे जानवर अपना सेफ्टी कर लो। तो हमारा काम यही है, जंगल जगवणे। हम लोग 5 साल से गवर्नमेंट अथॉरिटीज, पब्लिक, प्रेस और एज वेल एज लोकल पॉलिटिशियंस, सबको जगाने का काम कर रहे हैं कि भाई आप जरा उठिए, मुंबई की जो इन्वायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्लम की कंडीशंस है उसको देखिए। ये हमारा काम है। जैसे दांडी मार्च से चल 250 किलोमीटर चलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, पर दांडी मार्च में 250 किलोमीटर जब गांधी जी चले और उसके वक्त जब लोग जुड़े, तो सिर्फ लंदन टाइम्स में नहीं, पर न्यूयॉर्क टाइम्स तक उसका इफेक्ट गया था उस जमाने में। और यही नहीं, आज हम चाइना की इतना बात करते हैं, तो माओ जेडोंग ने द लॉन्गेस्ट मार्च टू 1921 में, जो लॉन्ग मार्च जिसको बोलते हैं, वो चालू की थी लोगों को जुड़ते जुड़ते। और इसी का बेस है आज जिसका हम बोल रहे हैं कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये सब जो मार्च है, ये हर पब्लिक मूवमेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारे यहाँ तो अहिंसापूर्ण वातावरण में हमने आंदोलन करना है, हमारी सरकार को भी समझ के और लोगों के साथ मिलके आंदोलन करना है। और इससे अचीव क्या होगा, तो पहले तो लोगों को जगाना। आगे क्या अचीव होगा ये तो नहीं मैं बता सकता, पर अब तक हमने एक अपने आर्ट ऑफ लिविंग ने स्पॉन्सर करते हुए एक बंदारा बनाया, जिसके साथ में आज 5 करोड़ लीटर पानी जगा हुआ है। आज लोग नदी को नदी बोलने लगे, नाले का मतलब समझने लगे कि नाला इज नथिंग बट अ ट्रिब्यूटरी, इज नॉट अ गटर। आज म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस ने इसके ऊपर 3 टेंडर लॉन्च किए हैं कि ये तीनों नदी को फिर से रीजूनेट और ब्यूटिफिकेशन के बारे में बात करनी है। मुंबई का वाटर बॉडीज के बारे में बात हो रही है। आज मुंबई की गिलबर्ट हिल के बारे में बात होने लगी है। पब्लिक सजाग है मुंबई के फॉरेस्ट, ट्रीज के बारे में। आज आरे का मूवमेंट इतना बड़ा मूवमेंट बन चुका है। तो और ये साल तो, ये जो लास्ट 2 इलेक्शंस है, उसमें दहीसर में तो दहीसर नदी, ये हर पार्टी के मैनिफेस्टो में थी। ये हर पॉलिटिशियंस, हर कॉरपोरेटर्स वो बोलते थे कि हम दहीसर नदी के लिए आपको ये दे सकते हैं। तो ये सारा बेनिफिट्स है, यही हमको लोगों के पास लेके जाना है। तो इसके लिए दिस इज मार्च मीन्स ये नहीं है कि हमको 4 कदम चलने हैं। मार्च इज अ लॉन्ग मूवमेंट टू अचीव द थिंग्स। स्लोली स्लोली यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर गोल, टू अचीव द थिंग्स, जिसमें हिंसा नहीं हो, जिसमें ट्रूथ हो। ये उसका पर्पस है कि हमने कहीं पे कोई हिंसक चीजें नहीं करनी, सोच में भी नहीं लानी। सिर्फ करनी नहीं है, सोच में भी नहीं लानी है। हमने कोई असत्य नहीं करना, कोई इस पे कोई पॉलिटिकली किसी को साइडलाइन नहीं करना या किसी को खराब नहीं बोलना। यही हमारा पर्पस है इसका मार्च का, और इसीलिए हम इसको दांडी मार्च के साथ कनेक्ट करते हैं। ये कोई एनजीओ नहीं है, हमारे कोई अकाउंट्स नहीं है, हम अपनी जेब से अपने पैसे से कलेक्ट करके हमारे प्रोग्राम्स करते हैं। तो यही हमारा मोटो है कि इसी मोटो से हम आगे बढ़े। सुपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नदियों को, मुंबई के नदियों को कभी भी प्रायोरिटाइज नहीं किया गया था, चाहे मुंबई म्यूनिसिपलिटी की बात करूं या प्रीवियस गवर्नमेंट्स की बात करूं। ये तो मैं, आप जब इसमें आए तो पता चला कि नदियों को नदियां घोषित की गई आपके सामने। मैं अभी तक लोग समझना चाहते हैं कि मुंबई में नदियों की ज़रूरत है, और अगर है तो मुंबई वासियों को क्या फ़ायदा होगा, एंड सेकंड, फ्लड कंट्रोल करने में इन नदियों का क्या योगदान रहेगा, क्योंकि हम लोग डरे रहते हैं। 26 जुलाई हमारे लिए एक डेंजरस दिन है, बहुत ही सुबह से टेंशन में रहते हैं सब आज भी। सी, तो इस छब्बीस बारे में तारीख थोड़ा। मुंबई के लिए डेंजरस हो सकती है, क्योंकि 26/7 ही नहीं, 26/11 भी है, और 26 के बॉम्ब ब्लास्ट भी है मुंबई के लिए। तो 26 मुंबई के लिए डेंजरस हो सकती है, पर फ्लड नहीं। हमने समझना चाहिए कि मुंबई आइलैंड सिटी है और सह्याद्री रेंज के अंदर है, और सेकेंड हाईएस्ट फुटफॉल नेक्स्ट टू चेरापूंजी इज अ सह्याद्री। और लास्ट 2-3 साल से तो सह्याद्री से भी, चेरापूंजी से भी
ज्यादा रेनफॉल मतलब सह्याद्री रेंज में रहा है। तो डरने वाली बात नहीं है इससे। काफी लोग साइकोलॉजिस्ट अलग अलग आते हैं, इस पे रिसर्च करते हैं। पर दिस इज नॉट अबाउट, हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो चीज भगवान से मांगते हैं बारिश को, और फिर अपना कटोरा में छेद रखते हैं, तो आपके कटोरों में कुछ जमा नहीं होगा, आपको उसका प्लान करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ये है। सेकंड चीज है कि मुंबई की नदियों को मैं या मेरी टीम या रिवर मार्च टीम या कोई एनवायरमेंटलिस्ट उसको उसका हक नहीं दिला सकते। उसका हक तो इस जमीन पे था ही, क्योंकि जब भी मुंबई सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो आज भी आपको याद होगा कि इनिशियली जो आइलैंड सिटी था फोर्ट में, जहां मुंबई सिविलाइजेशन हुआ, उस वक्त पे आपने देखा होगा दो टाकी बोलते हैं, या सीपी टैंक बोलते हैं, या गोवालिया टैंक बोलते हैं, या धोबी तालाब बोलते हैं। ये जो जगह थी वो मुंबई को पानी पूरी देती थी। पर विद द टाइम मुंबई जैसे सबब्स की तरफ आते गया, तो जैसे आप चूना भट्टी स्टेशन बोलते हो, क्या है, तो मीठी नदी से चूना भट्टी पे चूना बनाने की भट्टियां लगती थी, और उसके लिए जो कंकर और शिप आते थे, वो कोकन की तरफ से बोट में लाए जाते थे और मीठी नदी से एंटर होते थे, और सायन की तरफ बैलगाड़े तक लेके जाते थे। और चूना भट्टी में चूना पका के ये वीटी स्टेशन या आपकी जो गेटवे ऑफ इंडिया के आजू बाजू की जो इमारतें हैं, क्योंकि तभी सीमेंट नहीं होती थी, स्टोन से बिल्डिंग्स होते थे। तो ये सारा जो कल्चर है वो रिवर पे होता था। आज भी आप देखोगे ओशिविरा, पोईसर, पोईसर के ऊपर कांदीवली विलेज है, पोईसर विलेज है, या ओशिविरा पे ऊपर मजास विलेज है, या बाकी दहीसर विलेज है। ये सारे जो विलेजेस थे, तभी तो म्युनिसिपैलिटी पानी नहीं सप्लाई करती थी। ये सारा एरिया का पानी ये नदी के ऊपर था, और जितने भी विलेज है वो आज भी, जितने भी पुराने 100 साल पुराने चर्चिज है, मंदिर है, ये नदी के आजू बाजू आपको दिखेंगे। आज राम मंदिर स्टेशन देख लो, वो ओशिवरा नदी के पास में है। या आप गणपति के मंदिर, और या जितने भी स्मशान है, चाहे वो दहीसर का दौलत नगर स्मशान हो, या कहाँ पोईसर नदी पे दानुकरवाड़ी का स्मशान हो, या ओशिवरा नदी के स्मशान हो, ये नदी किनारे इटसेल्फ बताते हैं कि मुंबई का जो बड़ा सा कल्चर था ये नदी के ऊपर डिपेंड था। तो सिविलाइजेशन मुंबई का जो है वो ये रिवर सिविलाइजेशन है। रिवर सिविलाइजेशन हम बच्चों को पढ़ाते कि मोहनजोदड़ो में हुआ रिवर सिविलाइजेशन, और जिस दिन नदी खत्म हुई मोहनजोदड़ो खत्म हो गया। तो आज ऐसा नहीं हो कि हम नदी को खत्म करते करते मुंबई को खत्म कर दे। तो ये सिविलाइजेशन जो है वो हमने ऊपर नहीं लाया, नदियां अपनी जगह पे थी, इन लोगों ने उसको दबा दिया था फाइलों को। गवर्नमेंट ब्रिटिश गेजेट में भी ये नदियों को, क्योंकि जब हमने आरटीआई डाले तभी ये प्रूव हुआ कि ये नदियां है। जहां तक बात रही आपकी कि फ्लड कंट्रोल की, अभी जैसे मैंने बोला कोकन रीजन में है, बारिश आना आम है, पर फ्लड कंट्रोल इसके पहले क्यों नहीं होता था? आपने पूरा 400 स्क्वायर किलोमीटर का मुंबई को कॉन्क्रीटाइज कर दिया, अभी पानी ग्राउंड में नहीं जा रहा है। जितने भी लो लाइंग एरियाज है जहां ओपन स्पेस चाहिए थे, जहां पानी रिटेन हो सकता था, वो आपने नहीं रहने दिया। मुंबई के जितने भी ग्रीन पैचेस है, लाइक नेशनल पार्क है या आरे है, उसको आपने ये नहीं, तो जो फ्लड का जो वाटर आता है उसको कंट्रोल करने की जितनी भी जगह थी, पहले तो वो जगह आपने ब्लॉक कर दी। दूसरी चीज, रिवर और उसके नाले जो ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, वो नाले का बेस और रिवर का बेस आपने कॉन्क्रीटाइज कर लिया, तो जो पानी अंदर जाना था वो भी अंदर नहीं गया। अभी जो वॉल्स है आप देखो कि रिवर के साइड की जो वॉल है, रिवर के ऊपर तक 5-5 फुट तक गई। तो साइड से जो पानी आ रहा है, जो डेवलप एरिया से पानी मूव होकर रिवर का स्लोप के हिसाब से अंदर आ रहा है, वो पानी अंदर आने के लिए वो दीवार ही उसको प्रॉब्लमेटिक बन रही है। वर्ल्ड में किधर भी अगर कहीं वॉल है तो ग्राउंड लेवल पे है, ग्राउंड लेवल से ऊपर नहीं आई हुई है। आप इसका मॉडल बना के अगर साइंटिफिकली इंजीनियरिंग भी इसको देखोगे, और ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे वीडियोज है यूट्यूब पे कि ये वॉल कैसे फ्लड क्रिएट करती है। ये एक बेट है। दूसरी चीज है हमारी स्ट्रॉन्ग ड्रेन वाटर लाइंस, जो नदियों तक या नालों तक पहुंचती है, उसका जो आपने दूसरे एरियाज तो बंद किए, पर वो लाइन का जो डेवलपमेंट है, उसकी साइज, उसका क्वांटिटीज, या जहां पे लाइन जाम है उसके ऊपर काम नहीं किया।
तो जिसके कारण, क्योंकि मुंबई के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए अप्रैल मई में 700 करोड़ रुपया खर्चा करना, ये पैसे का हर साल स्कैंडल करना, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स या कुछ ऑफिसर्स को सस्पेंड करना है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करना, ये हर साल होता है। और फिर नेक्स्ट ईयर वो वापस से सेम प्रोसेस। और ये 700 करोड़ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक नदी को बचाने का टेंडर ही 100 करोड़ का है, तो 4 नदी का 700 करोड़ का खर्चा पहले, तो उसके बाद वो भी राइट वे से नहीं हो रहा है। तो फ्लड का ये नहीं है कि नदियां फ्लड ला रही है, नदियां तो फ्लड को रोक रही है, पर आप नदियों को रोक रहे हो, इसके लिए फ्लड आ रहा है। राइटली सेड सर। आई मीन ये मैंने पॉइंट कभी सोचा ही नहीं था। मेरी कोशिश ये है कि आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये सही इंसान तक पहुंचे। इनफैक्ट आई वुड रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी सर टू इंटरवेन इन दिस, एंड यू हैव द राइट काइंड ऑफ टीम who can get into actions. And also मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें आप बारे में कुछ कीजिए। ओके, एक चीज मुझे याद है सर कि जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी एंड यू वर रियली, एंड विक्रम चौगले साहब, आप लोग रेगुलर मतलब देवेंद्र फडणवीस साहब से मिलके इसको बहुत सारी चीजें आगे बढ़ाए थे। So I wanted to know what are your attainments, what are your success during the BJP government जो इसके previous government थी सी मैं till date? कोई भी चीज को क्योंकि क्या है कि ये सक्सेस वाला तो चीज है ही नहीं कि इसका कोई ब्लैक एंड व्हाइट रिजल्ट दिखाने का हमारा कोई मकसद नहीं। हाँ, सक्सेस ये है कि मिसेस फडणवीस का हेल्प से ये जो नदियां है उसको ज्यादा रिकग्निशंस मिला। पर मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा कि जैसे 1947 में, जैसे मैंने बोला, रिवर सिविलाइजेशन मुंबई है, और उसके बाद मुंबई का डेवलपमेंट जो चालू हुआ, पर जो ब्लास्ट डेवलपमेंट चालू हुआ वो 1993 के बाद, जिसको हम मुंबई राइट्स के बाद भी बोल सकते हैं, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में टाइप में। अभी उस वजह से मुंबई की काफी पॉलिटिकल सिनेरियो स्विफ्ट हुए और नई नई पार्टियां मतलब जो पावर में आई। और मुंबई में लास्ट 25 साल में, लास्ट 1 साल छोड़ते हुए 25 साल में शिवसेना बीजेपी म्युनिसिपल रूल कर रही है। और बेसिकली 2005 की फ्लड की बात करें तो ये 15 साल में तभी कांग्रेस गवर्नमेंट में थी और सेंट्रल में भी कांग्रेस थी, और बीजेपी शिवसेना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में थी। उसके बाद बीजेपी शिवसेना कॉरपोरेशन में थी, स्टेट गवर्नमेंट में थी और सेंट्रल गवर्नमेंट में थी। और अभी कांग्रेस और शिवसेना गवर्नमेंट में है और बीजेपी सेंट्रल में। तो पॉसिबल जितने भी सिनेरियो हो सकते थे ये मुंबई ने लास्ट 25 साल में देख लिए। अभी ये सिनेरियो के अंदर ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने सबको सब इमेजेस, और हम कुछ नई बात नहीं कर रहे। चितले कमीशन जिसके बारे में आज हम बात कर रहे, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की है, और ये रिपोर्ट में सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि हम अब्दुल कलाम साहब की कोई मिसाइल्स को रीडिजाइन करने की बात कर रहे हैं या सरकार परेशान हो जाए या इसमें सम मिलियंस ऑफ रुपीज और समथिंग रिक्वायर्ड। इट इज अ वेरी सिंपल एंड इजी फिनोमेना। ओनली द थिंग इज कि इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसका इम्पोर्टेंस सबने लेना है, पर इसको एक्चुअल में इसका कुछ नहीं। तो आई डोंट से कि ये पार्टी ने किया है, ये पार्टी ने नहीं किया। सब पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी लास्ट 15 साल में मिली है। जैसे हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि फर्स्ट लेटर तो हमने संजय निरुपम साहब को दिया था, उनके तरफ से नहीं आया। आज फिर मिसेस फडणवीस एंड देवेंद्र फडणवीस आर देयर इन पावर, हमने उनके साथ काम किया। अभी हम आदित्य ठाकरे साहब के साथ काम कर रहे हैं। तो ये किसी पार्टी का अलाइन नहीं है और इट्स नॉट अ पॉलिटिकल थिंग। नदी मुंबई मतलब मुंबा देवी आमची आई, मॉम बा आई। तो ये जो आई है उसके लिए पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए कोई भी पार्टी आए जो सीट पे बैठा हुआ है, जिसके पास पावर है, वी रिक्वेस्ट देम। मेरा पर्सनल अलाइन किसी से भी है, उससे मुंबई को कुछ लेना देना नहीं है, बट वी रिक्वेस्ट कि हुएवर देयर इन द पावर, लेट्स सी ऑन मुंबई। जो 22 मुंबई कर रोज ट्रेन से गिर के मर रहे, जो 900 मुंबई कर उस दिन
डूब के मर गए, आपने बताया 2000 लोग मर गए थे, 40,000 करोड़ का नुकसान हो गया। तो मेरा शहर जो हिंदुस्तान को 36% इनकम टैक्स देता है, 28% रेलवे रेवेन्यू दे रहा है, 50% से ज्यादा एक्सपोर्ट पूरा हिंदुस्तान इस मुंबई के पोर्ट से कर रहा है। और पूरे साउथ एशिया रीजन को, अभी एक छोटा सा एग्जांपल देने जाऊंगा, 2004 में मैं दुबई में था, और एक टैक्सी वाला, अफगानी टैक्सी वाला था। मैंने उसका टैक्सी लिया, ही वॉज अराउंड 80 ईयर्स ओल्ड, और उसने बोला साहब आप मुंबई से हो? मैंने बोला हाँ। तो ही स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द मोहम्मद अली रोड। तो मैंने आप कैसे जानते हो? बोला मेरा बचपन मोहम्मद अली रोड पे बीता है, और जब भी पार्टीशन हुआ, जिंदगी की एक ही ख्वाहिश है कि मैं फिर से बंबई जाऊं, वो शहर को देखूं। वो दुबई में रह रहा था, पर उसका प्यार मुंबई से था। वो शायद 5-7 साल का होगा तभी उसने मुंबई छोड़ दिया होगा। बोला साहब उतने पैसे नहीं है, या हमको वीजा भी नहीं मिलेगा, पर उसका एक ही था कि मैं मरने से पहले एक बार मुंबई फिर से देखूं। तो इतने लोग प्यार कर रहे हैं, इतनी इस शहर में खासियत है, मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। तो ये चीज है कि इसमें पॉलिटिक्स लेट्स कीप अ सेपरेट, लेट्स कम टुगेदर। आई वांट कि ईच एंड एवरी पार्टी, अगर महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने ब्यूटीफुल ब्लूप्रिंट बनाया मुंबई सिटी के लिए, दे आर वेलकम। शिवसेना वेलकम्स ऑन दैट प्लेटफॉर्म, कांग्रेस वेलकम्स, एनसीपी वेलकम्स, बीजेपी वेलकम्स। लेट्स डू टुगेदर। पॉलिटिक्स अपने आप करते रहो, पर साल 2 साल आप सिर्फ इस शहर को दो, लोगों की डिग्निटी को दो। मेरे लोग 9/27 की लोकल के लिए अपनी जान लगा देते हैं 14 घंटा काम करने के लिए। कोरोना की इस हालत में भी मुंबई रुकी नहीं, आपने खुली, मुंबई ने रिस्पॉन्ड किया। तो दैट्स द वे। जो गए थे वो लोग भी वापस से मुंबई आ गए, 33% से ज्यादा लोग वापस आ चुके। आई एम श्योर ईद और रक्षाबंधन के बाद मुंबई विल बी प्लस। जो भी कंडीशंस है मुंबई विल फाइट बैक। तो वो कंडीशंस में आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबॉडी टू नॉट टू टेक दिस एज अ पॉलिटिकल सिनेरियो। लेट्स टेक लाइक फॉर पीपल ऑफ मुंबई। इनफैक्ट द बेस्ट पार्ट इज, मुझे श्री आदित्य ठाकरे साहब से मिलने का मौका मिला, एंड मुझे भी उनसे मिल के लगा कि वो एनवायरमेंटलिस्ट पहले हैं एंड देन ही इज पार्ट ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। सो आई एम डेफिनेटली होपफुल कि हिज पार्टिसिपेशन विल रियली give us a very nice support and some very good concrete thing, क्योंकि मुंबई की नदियों को बचाने से ही मुंबई में जो फ्लड्स होते हैं ये बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। तो सर, कुछ रिकमेंडेशंस आप इस समय देना चाहेंगे, कुछ पॉइंटर्स विच मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शुड वर्क ऑन इमीडिएटली, जिससे कि सिटी को भी रिलीफ मिले इन अकॉर्डेंस विद द मुंबई रिवर्स? सी देखो, रिवर आप अगर ऊपर से खाली गूगल मैप में देखोगे सारे ट्रिब्यूटरीज, या आप नेशनल पार्क से या आरए से चालू करोगे, तो फर्स्ट थिंग इज द स्लम्स। जो स्लम्स रिवर के जो भी बैंक्स है उसके ऊपर है, जो आपको फ्लड के तहत ज्यादा तकलीफ दे रहे। तो फर्स्ट वो स्लम्स की वजह से जो रिवर के अप्रोचिंग रोड्स है जिसके डीपीबी अटके हुए हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं कि रिवर मार्च, रोड मार्च और जीरो स्लम्स मुंबई, इट इज नॉट अ सेपरेट थिंग, इट इज अ वन थिंग टू रिजुनेट मुंबई एनवायरमेंट एंड रिस्ट्रक्चर मुंबई इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसके बारे में है। अभी ये जब आप बात करते हो कि आज आई एम वेरी सरप्राइज कि अभी मिनिस्टर्स बात कर रहे हैं, हमारे एमपी साहब गोपाल शेट्टी साहब बात कर रहे हैं कि अभी हम पहला माले को भी रूम को दे देंगे। 95 में बोला 95 के तक के झोपड़े लीगल है, फिर 2000, 2005, अभी 2011। मैं बोलता हूँ 2025 तक के भी अभी कर दो, पर इनको घर का भी दो क्या? जनरेशन्स के जनरेशन बीच रहे हैं। जो लोग 95 के झोपड़े का जब बोला गया, वो जब उस खुशी को उन्होंने मिली नहीं, वो तो चले गए, उसके बाद का जनरेशन खत्म हो गया, वापस से एक जनरेशन आ गया। आपने 25 साल में सिर्फ 2 लाख लोगों को घर दिए, और मुंबई में 20 लाख लोगों को आपको घर देने। मतलब ये साल से तो आप, 250 साल से पहले तो आप मुंबई को स्लम फ्री नहीं कर सकते। मुंबई को स्लम फ्री नहीं कर सकते तो आप मुंबई का ट्रैफिक दूर नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास सारे डीपीज नहीं खुलते, आपके दूसरे ओपन प्रॉपर्टीज नहीं खुलती, जहाँ पार्किंग लॉट्स या
या तो अपने एनवायरनमेंट पे उसका जो प्रॉब्लम्स आएगा वो है कि सारी रिवर्स तो बहुत ही सिंपल है कि अगर मुंबई को एक लार्ज एस्पेक्ट में मुंबई के स्लम्स, मुंबई के रोड्स, मुंबई के पार्किंग लॉट्स, मुंबई की जंक्शंस, मुंबई की रिवर्स, मुंबई के मैंग्रोव्स, सबको एक मास्टर प्लान के अगर आपको बताओ कि आज ये जो पेंडेमिक है इसके पहले अभी जो लॉ यूज कर रहा है 1887 का जो प्लेग के वक्त जो मुंबई पेंडेमिक एपिडेमिक एक्ट जो अभी यूज कर रहे हैं वो 1887 में ब्रिटिशर्स ने बनाया था जबकि 10,000 20,000 लोगों का मुंबई का पॉपुलेशन था। सेम एक्ट हम आज यूज कर रहे हैं, सेम एक्ट। और वही हॉस्पिटल जिस हॉस्पिटल को हम कस्तूरबा हॉस्पिटल बोल रहे वो उस वक्त प्लेग हॉस्पिटल थी। उसको हमने आजादी के बाद नाम चेंज करके हमने उसको कस्तूरबा हॉस्पिटल कर दिया। वही केएम हॉस्पिटल है, वही पुराने हम हॉस्पिटल्स बाबा और बाकी नायर को हम यूज कर रहे। हमने किया क्या है, हमने बेसिकली सुलभ शौचालय और हमारे फायदे के लिए स्लम्स को हवा डाली। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्लम्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर सिटी है तो सिटी को सपोर्टिंग लोग आए, पर उनकी डिग्निटी की बात नहीं हो रही। तो उस वक्त में एक प्रपोजल आया कि मुंबई की जो वे है कि गिरगांव या कालवा देवी का जो एरिया था बहुत ही क्लटर्ड था, तो उन्होंने बीआईटी फॉर्म किया, बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जिसको आज अभी हम बीआईटी चौल बोलते हैं। बीआईटी चौल उस वक्त आई जहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अपना मूवमेंट चालू किया, या मणि भवन जहाँ पे गांधी जी रहते थे वो बीआईटी प्लॉट्स एरिया डेवलप हुए। तो उसी वक्त के बाद आप देखोगे तो जो माटुंगा के रोड है या जो शिवाजी पार्क के बड़े बड़े रोड्स, बड़े बड़े चौक और वर्टिकली कनेक्टेड रोड्स बनाए गए, तो वो सारा इंप्रूवमेंट आया। आज हमारे पास एक पेंडेमिक है, हमने इसका फायदा लेके अगर आपने एपिडेमिक एक्ट 1887 यूज किया है तो बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को भी फिर से बनाओ, वापस से मुंबई के स्लम्स, मुंबई के इको सेंसिटिव जोन्स, मुंबई के रोड्स, इसको एक 5 इयर्स प्लान के अंदर इसको रिजुनेट करो। कोई इम्पॉसिबल टारगेट नहीं है। अगर मैं बोलता हूं कि इसके लिए कुछ हजार करोड़ लग भी गए तो सरकार को क्या है, अगर 1.5 लाख करोड़ हम लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ स्लम्स को जीरो करने में लगेंगे और बाकी के रोड और वो बनाने में 50,000 करोड़, अगर 2 लाख करोड़ भी लगते हैं, 60,000 करोड़ तो तुम्हारे पास अभी ऑलरेडी एफडी में पड़े हुए हैं बीएमसी के। उसके बाद आप बात करो तो 30% तो सरकार को वो पैसा इमीडिएटली कम्स एज अ जीएसटी, इनकम टैक्स और दूसरे टैक्सेस में। तो आपको वापरने कितने? उसके बाद आपके पास स्टेट गवर्नमेंट है, आपके पास दूसरे फंड्स है, आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपके पास वर्ल्ड बैंक है। आप छोटी छोटी चीजों के लिए वर्ल्ड बैंक के पास लोन लेते हैं। सीएसआर में एक एक जन को 500 फ्लैट के कॉम्प्लेक्सेस अगर सीएसआर में दिए तो मुंबई को स्लम फ्री करने में कितने दिन लगेंगे? एक जन को सिर्फ लीड लेनी चाहिए। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बोलते हो कि तब इसको ऑन है काफी लेने को, हमने तो बहुत ट्राई कर रहे हैं। मैंने इट्स फ्लॉपी ओके, बीच इट्स में आ रहा ओके, है। तो टेक्नोलॉजी तो अपने मैं तो वही मैं बात। इतना ही सोच रहा हूँ, सॉरी टू इंटरफेयर, हम्म। विलिंगनेस मिसिंग है या स्लम्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है? बिकॉज स्लम्स इज, अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की रिपोर्ट की भी बात करूं तो मुंबई का सबसे बड़ा कंसर्न स्लम्स ही वहां पे भी साफ साफ रेड लेटर्स में लिखा हुआ है। तो स्लम्स में इस समय काम क्यों रुक रहा है? क्या लोग जानते नहीं है जो आप बात बोल रहे हैं, या उनका विलिंगनेस मिसिंग है? वेर इज द वो सेल्फिशनेस है। वेर इज ओनली द थिंग इज, अगर आप मेरा मुंह के अंदर उंगली डाल के बात निकालना चाहोगे तो सिर्फ मैं सीधा बोलूंगा सेल्फिशनेस। क्योंकि यहाँ के जितने भी कॉर्पोरेटर्स है, एमएलए है, एमपीज है, अगर वो चाहे तो उनको उनका सिर्फ वोट बैंक का चक्कर है कि भाई अगले इलेक्शंस में क्या होगा। उनको क्या ये चीजें नहीं, और मैं क्या बोल रहा हूँ, आप चिखले कमीशन रिपोर्ट्स उठा के चैप्टर 9 देख लीजिए।
जिन्होंने इस चीज की बात की है, वही मैं बता रहा था कि गोपाल शेट्टी साहब अभी बोल रहे हैं 30 साल से वो इस फील्ड में है। जब इस गणपत पाटिल नगर बन गया तभी तो किसी ने उसको रोका नहीं, अभी उसको 2011 में प्राइवेटाइज कर दिया। वो सारा मैंग्रोव्स का एरिया है। तो आपको अभी उनका फर्स्ट फ्लोर को भी देना है घर, आप सबको घर दीजिए, पर कहाँ देंगे? क्योंकि वहां सीआरजेड लगेगा, तो कॉलोनी कैसे डेवलप होगी, उनको घर कैसे मिलेगा? और पीछे से पीछे मैंग्रोव्स को कट होते हुए आप एरिया डेवलप करोगे। वही हिसाब से पूनम महाजन मैडम बांद्रा में जब भी लोग आ गए रोड पे तब चिल्ला रही थी, आपके 4-4 माले के झोपड़े हो जाते हैं, आपको दिखाई नहीं देता? या प्रिया दत्त मैडम, उनको क्या उनके टेन्योर में उनको मालूम नहीं था? सबको मालूम है, सबको चीजें मालूम है कि ये चीजें नहीं है। पर आपको अपना कंफर्ट जोन से जाना नहीं है, आपको सिटी के लिए काम नहीं करना है, आपको अपने लिए काम करना है। मैं स्ट्रेटली बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने जब मेरे को बोला कि इसका पर्पस दिस इज ओनली द वे। और क्या है, अगर आप पूरे मुंबई को एक साथ पूरा प्लान लेते हो, हमने निकाला 1400 झोपड़पट्टी। 1400 झोपड़पट्टी में एक ही साथ में आप 1400 आर्किटेक्ट्स को अपॉइंट करो, 1400 कॉन्ट्रैक्टर्स अपॉइंट करो, एक ही टाइप का फ्रेम डिजाइन कन्वर्ट कराओ, 2-4 इंस्टीट्यूट लाइक आईआईटी और जेजे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर या कोई एक फॉरेन फॉर्म्स उसके ऊपर ले लो, पूरा प्रोग्राम एट अ टाइम डिजाइन हो, एट अ टाइम प्रोग्राम्स का डीपी के साथ डिमार्केशन हो, एट अ टाइम कॉन्ट्रैक्ट दिए जाए और एट अ टाइम क्रिएट किया जाए। फंड्स कहां से लाएंगे उसके लिए आप एजेंसीज लगाओ। तो इट्स नॉट दैट कि इट इज अ इम्पॉसिबल टास्क फॉर एनीबडी, इट्स अ पॉसिबल टास्क। पर इसके लिए आना किसको आगे? जितना सिंपल टास्क है वो सिंपल टास्क करके अपना 5 साल का टेन्योर के बाद क्या दिया है? तो मैंने 10 सुलभ शौचालय बनाए, मैंने 2 हॉस्पिटल्स में 4 कमरे और बनवा लिए, मैंने 2 एम्बुलेंस खड़ी करवा दी। और हमारे यहाँ तो कोई लोग बोलता है कि मैंने 200 लोगों को काशी विश्वनाथ के लिए यात्रा के लिए भेजा। डू यू थिंक सो द जॉब ऑफ अ एमएलए इज सेंड द पीपल टू काशी विश्वनाथ बाय स्पेंडिंग 1000-2000 रुपीज? दैट्स नॉट अ जॉब। आप हमारा टाइम, हमारा वक्त, हमारा जनरेशन बर्बाद कर रहे हो। और आज अगर आप देखो कि ये कंडीशंस अगर मुंबई की है, चितले कमीशन रिपोर्ट पढ़ोगे और इंडिया चाइना वॉर होती है और एक केमिकल वेपन्स या एक सिंगल और बायोलॉजिकल वेपन्स इस सिटी के ऊपर गिरता है, क्योंकि उस वॉर के वक्त पाकिस्तान और चाइना का टारगेट ही मुंबई होगा। और उस वक्त में आप सोचो कि हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट के पास कंट्रोल है क्या? हमारे डॉक्टर केमिकल वॉर से फाइट कर सकते हैं क्या? हमारी जो बाकी की एजेंसीज है वो क्या अगर वो कोरोना इतना कंट्रोलेबल चीज था तो नहीं कंट्रोल कर पाया, तो अगर बायोलॉजिकल वेपन्स के सामने हम ट्राई कर पाएंगे क्या? तो ये सारी चीजें चितले कमीशन रिपोर्ट बात करता है कि जितने भी डिजास्टर्स है वो डिजास्टर लास्ट टू लास्ट, मतलब 2018 26 जुलाई को मेरे को एक लेक्चर्स के लिए इनवाइट किया था, वहां बीएमसी के ऑफिसर्स भी लेक्चर्स के लिए थे। एक ऑफिसर ने बताया कि 2005 के वक्त सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट के बाद 500 स्क्वायर फीट की एक ऑफिस थी और उसके अंदर फर्नीचर भी प्रॉपर नहीं था और 2 फोन कॉल्स थे और वो खत्म हो गए थे। एक हॉटलाइन फिर वो लोग ने एस्टेब्लिश की थी सीएम के साथ में उस वक्त, और उसके बाद अभी उन्होंने पूरा कंट्रोल रूम बनाई। तो भी अगर सुबह 10:30 बजे वर्किंग टाइम में अगर मुंबई में अर्थक्वेक 8 स्केल से क्रॉस करता है, आप सोच सकते हैं कि वो फायर कितने टाइम तक रहेगी। अकॉर्डिंग टू बीएमसी कैलकुलेशन 1 महीने तक आग बुझा नहीं सकती भी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और 45 लाख लोग, क्योंकि सारे लोग मेजर ट्रेन के अंदर होंगे उस टाइम पे, और जितना भी चीजें हैं 8 का स्केल पे जो मुंबई के सारे चीजों की कंडीशंस है वो हिसाब से सिटी ब्लास्ट हुई। हम उससे एक स्टेप आगे बात कर रहे हैं कि मुंबई के 3 रास्ते अंदर आने के, दहिसर से, मुलुंड थाना से और वासी से। ये अगर रैप्चर हो गया अर्थक्वेक के वजह से या वॉर की वजह से, तो सिटी में पानी, क्योंकि पाइपलाइन भी उधर से ही आ रही है, तो आपके तानसा और उधर की पानी रैप्चर हो जाती है। तो इमीडिएटली पीने के लिए आप कैसे भी मैनेज करते हो, बस सिटी चलाने के लिए पानी आपको नदी के, आपके जितने भी कुएं हैं, आज खाली दहिसर नदी के आसपास 1600 कुएं हैं, सबके सब खत्म हो चुके ऑन रिकॉर्ड ऑफ बीएमसी। तो ये जो 1680 वेल है, इसको रिज्यूनेट, दहिसर रिवर रिज्यूनेट होगी तो ये कुएं अपने आप रिज्यूनेट हो जाएंगे।
तो ये आपने इजीली करना है। सिटी के अंदर डेब्रिस का कोई प्रोविजन नहीं। आज सिटी 4,000 ट्रक डेब्रिस पर डे प्रोवाइड कर रहा है, पर उसका कोई प्रोविजन नहीं। Okay. मैं पिछले 8 महीने से डेब्रिस मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहा हूं। मैंने कंपनी तैयार की कि ये किसी हिसाब से ये एरिया तैयार हो गए, किसी एरिया ये हिसाब से काम हो गए, पर नहीं, यहाँ में किसी को भी डेब्रिस मैनेजमेंट की सीएम साहब जब भी फडणवीस था उनके सामने बात हुई अजय मेहता साहब से, बोले हम सॉरी, क्या आपकी लास्ट आप बोल रहे अजय मेहता जी से बात हुई? उनके सामने ही बात हुई अजय मेहता साहब से, और उन्होंने बोला था कि हम मुलुंड वाला प्लांट चालू करेंगे। आज तक इस एरियाज में कुछ भी काम नहीं हुआ। एंड इट इज सरप्राइजिंग कि आज दुबई जैसा सिटी या सिंगापुर जैसा सिटी, जहाँ पे अगर आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो आपका जो मटेरियल है उसमें 40% मटेरियल रिसाइकल मटेरियल आपको बिल्डिंग में यूज करना है। यहाँ तो सारी के सारी डेब्रिस मैंग्रोव में जा रही है, नहीं तो नदी में जा रही है, नहीं तो कोई ना कोई गवर्नमेंट लैंड को एनक्रोचमेंट में फिल हो रही है। पर ये सब मालूम नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लोग, ऐसा नहीं है कि कोई भी मिनिस्टर्स कभी नासिक नहीं गया या कभी अहमदाबाद रोड पे नहीं गया। दोनों साइड डेब्रिस पड़ी है। तो जहां तक उस किसी को मतलब मुंह खोल के हमें बात नहीं करना, क्योंकि जिसको इशारा कर रहा हूं वो सब समझ रहे, पर समझना नहीं चाहते। तो लास्ट में फिर तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिसको, क्योंकि जब जान पे आती है तो आपको फिर जान तो बचानी पड़ेगी। 100%, आई 100% एग्री सर। सो इस समय डेफिनेटली अथॉरिटीज के ऊपर बहुत प्रेशर है, एंड आई थिंक ये बहुत हाई टाइम है कि वो अपने काम को और बेटर तरीके से फोकस करके कर पाए। वी हैव द राइट प्लेस एज सिटीजन्स सर, उनको व्हाट कैन दे? सॉरी, मैं आपको ये पूछ रहा था, डेफिनेटली गवर्नमेंट इज सपोज टू एक्ट ऑन दिस, वो अपने लेवल पे जो कर रही है, वी हैव टू एज सिटीजन्स हमें क्या करना चाहिए टू रियली, क्योंकि अभी 2005 कब हुआ था एंड थिंग्स आर नॉट इम्प्रूविंग, इनफैक्ट और वर्स्ट होने जा रहा हो रहा है रेगुलर बेसिस पे। व्हाट शुड वी प्रैक्टिकली डू नाउ एज अ नेक्स्ट स्टेप? जो भी हमें सुन रहे हैं, व्हाट आर द टू थिंग्स दे शुड फोकस? देखो, आज भी जब भी मैं आ रहा था तो मैंने मन की बात प्रोग्राम में मोदी साहब से एक चीज सुनी कि भाई 2005 कारगिल के बाद जो 15 अगस्त आई, उस 15 अगस्त पे अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने लाल किले से एक चीज बोली कि महात्मा गांधी ने एक चीज कही थी कि आपका लास्ट से लास्ट आदमी, गरीब से गरीब आदमी पे आप जो भी प्रोजेक्ट ला रहे हो उसकी क्या इफेक्ट हो रही है, उसके बारे में आप सोच के उस प्रोजेक्ट में आप सही जा रहे हो या नहीं, वो आपने सोचना चाहिए। उसको एक ऐड बात करते हुए वाजपेयी साहब ने ये कहा था कि जब आप कुछ भी कर रहे हो तो आप ये सोचो कि जो सेना पे, सीमा पे जो जवान अपनी जान देने के लिए खड़ा है आपके लिए, वो जवान को सामने लग के आप जो भी काम कर रहे हो। तो आज मैं सिटीजन से यही कहना चाहूंगा कि इस शहर का गरीब से गरीब आदमी और हर वो पुलिस वाला या वो जवान जो सीमा पे खड़ा है, जो शहर के लिए रख रहा है सामने, तो हर वो काम जो आप करना करते जा रहे हो उसके बारे में एक बार सोचो। अगर आप प्लास्टिक फेंक रहे हो तो एक बार उस जवान के बारे में सोचो वो क्या कर रहा है। आप अगर किसी की रोटी छीन रहे हो या एक कुत्ते को मार रहे हो तो वो गरीब से गरीब कुत्ता जो कुछ नहीं कर सकता, आप उसको क्यों मार रहे हो मुझे समझ में नहीं आता।
वैसे ही झाड़ काट रहे हो अपने फायदे के लिए, या झाड़ में इंजेक्शंस मार दे रहे हो कि झाड़ कैसे मर जाए। तो इसके बारे में ऑफिसर्स, आज आपको मालूम है कि रोड के चारों साइड पे कंक्रीट नहीं होना चाहिए झाड़ के। इतना पीआईएल्स आई, इतनी चीजें कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद भी काम नहीं हो रहा है। सारे झाड़ को जीपीएस पे लेना है, ऑलरेडी जीपीएस हो चुका है पर बाहर नहीं निकाल रहे। तो उस ऑफिसर्स ने सोचना चाहिए कि मैं अगर करप्शन मनी ले रहा हूं, वो पॉलिटिशियन ने सोचना चाहिए तो किसकी सादत पे ले रहा हूं, वो गरीब आदमी, वो जानवर, वो झाड़, या वो सीमा पे खड़ा सिपाही। ये हर पैसा मैं ले रहा हूं, वो उसकी जान के साथ में से मैं खेल रहा हूं। तो ये अगर सोच आएगी, वैसी सोच सिटीजन्स में आनी चाहिए कि मैं अगर कुछ झाड़ काट रहा हूँ, मेरे अपने फायदे के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो मैं इसमें क्या थोड़ा फायदा कम करके भी मैं समाज का और देश का फायदा कैसे कर सकता हूँ। तो बहुत सिंपल है। और दांडी मार्च में गांधी जी आगे थे। हम लोग जितने भी लोग हैं, भले 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, मुखर्जी साहब आप जानते हो, आप खुद उसमें से 5 लोगों में से एक हो जो मुंबई के एनवायरनमेंट के लिए, चाहे स्टेलिन हो, चाहे अफरोज हो, या जो भी सुमेरा अब्दुल अली मैडम हो, ये जो 5, 7, 10, 15 लोग जो कर रहे हैं, ये सारे लोग जो आज रिवर मार्च टीम कर रही है या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, वन शक्ति कर रही है, ये सब लोग के साथ में आप कहीं ना कहीं जुड़िए। आपका सोशल मीडिया लाइक, आपका न्यूज़पेपर स्टेटमेंट, और मैं बोल रहा हूँ सच्चे लोग हैं। अगर रिवर मार्च ने आज तक अकाउंट नहीं है, कोई भी सोशल मीडिया पे पेड नहीं किया, कोई भी मेन स्टेडियम का कोई भी जर्नलिस्ट को चाय तक नहीं पिलाया। इनिशियली लोग बोलते थे तुम्हारा कुछ प्रिंट नहीं आएगा, तुम्हारे बारे में कुछ कोई लिखेंगे नहीं, पर आज भर भर के लोग जब लिखते हैं तो लोग अच्छे हैं। आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, और जब भी कुछ भी आप ऐसा एक्ट करने जाते हैं तो एक बार वो वाजपेयी साहब का या गांधी जी का लाइन याद करके देख लीजिए कि आपका जो एक्शंस है, वो गरीब आदमी जो सबसे गरीब है ये सिटी में, सबसे गरीब मैं फाइनेंशियल नहीं बोल रहा हूं, जो वीक है शरीर से, जो वीक है पैसे से, जो वीक है खाने से, जो वीक है उम्र से, जो वीक, वो जानवर भी हो सकता है, वो झाड़ भी हो सकता है, और एक वो आदमी जो जान देने के लिए 24/7 बॉर्डर पे खड़ा है आपके लिए। क्योंकि ये जो हंस के लोग टाल रहे हैं कि चाइना आ गया तो बॉर्डर तक रहेगा या अंदर नहीं आएगा, कभी ये देखा है कि चाइना अगर हिंदुस्तान के अंदर घुस गया, 1 लाख अंग्रेज सिर्फ आए थे हिंदुस्तान के अंदर, और 1 लाख अंग्रेजों ने 100 साल तक हमारे नाक में दम करके रखा था। अगर चाइनीज के पास तो 1 करोड़ लोग भेजने की क्षमता है, क्योंकि उनके पास तो 140 करोड़ का देश है। अगर 1 करोड़ चाइनीज को यहाँ हमारे सर पे बिठा दिया, देश को गुलाम करके, सोच लो उनका कल्चर, उनकी वे ऑफ लिविंग, उनका चीज, हमारा कल्चर को अगर हम बोल रहे हैं कि कुछ साल कुछ मुस्लिम शासकों के हमले से हमारे कल्चर डिस्ट्रॉय हो गया, तो सोच लो एक बार कि अगर चाइनीज आ गया, आपकी बैंक में पड़े हुए पैसे, आपकी खरीदी हुई जमीन, आपका एजुकेशन, आपका धर्म, आपका सब कुछ डिस्ट्रॉय कर हो जाएगा। और ये डिस्ट्रॉय के जिम्मेदार फिर कौन होंगे? आपका कुछ काम नहीं आने वाला। तो वो जो सीमा पे बैठे हुए लोग, जो 20 लोगों की शहादत अभी हो गई, और जो अभी भी आज भी 24/7 खड़े हैं, उसके बारे में सोचे। आप अपनी छोटी सी घर के सामने झाड़ आ रहा है, दुकान में एक कस्टमर आ जाएगा, एक बोर्ड लगाना है, या कुत्ता रोज परेशान कर रहा है आपको, आम का झाड़ है, वो बच्चे लोग वहां पे रोज आम तोड़ने आते हैं, दोपहर को आपकी नींद खराब हो जाती, तो झाड़ को काट दो। मैंने वहां तक लोगों को देखा। तो ये जो सारी छोटी छोटी सोच है, अगर वो सोच आपको चेंज करनी है तो ये दो चीजों के बारे में आप सामने रख के और उसके बाद डिसीजन लिए। उसके बाद आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं उससे उसकी जो सीमा पे खड़ा है उसकी शहादत नहीं है, या जो वीकर सेक्शन है आपके सामने, वो आपसे भी, आप उससे भी ज्यादा वीक लग रहे हो, तो आप डेफिनेटली कीजिए। क्योंकि मैं तो किसी को कहने के लायक आदमी नहीं हूं, पर मेरा कहना है कि जो मैंने सुना अभी, कि जो आज मोदी साहब ने कहा मन की बात में, कि गांधी जी का वो स्टेटमेंट, वही मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या करना चाहिए। बाकी चॉइस इज योर्स, आपको क्या करना है।
जी सर, आपकी बात सुन के मैं भी बड़ा इंट्रोस्पेक्शन मोड में चला गया। एंड डेफिनेटली आज जो आपने बोला है ये बहुत ही थॉटफुल है, एंड काफ़ी पॉइंट्स हम लोगों ने गैदर किए हैं जो ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ आज यहाँ इस लाइव सेशन तक नहीं रहना चाहिए, बट कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इससे व्हाट डू वी टेक होम। एंड जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा टू बी मोर प्रोएक्टिव, और उसको लेके हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं उसके बारे में सोचें। Definitely, I'm going to tag Honorable Chief Minister and our Honorable Prime Minister, including नीति आयोग. Please इसमें कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ कुछ रिजल्ट्स हमें देखना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ थैंक यू अगेन, एंड थैंक यू गोपाल सर जय हिंद, कि आपने जय टाइम महाराष्ट्र। निकाला। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। हम आपसे फिर से कनेक्ट करेंगे बाद में। थैंक यू सो मच। So this was a very thoughtful conversation. मैं तो काफ़ी moved हूँ इस समय, and I don't know what to express, what to say. बात तो थी कि हाँ, मुंबई में वाटर लॉगिंग आज भी होता है। आज 26 जुलाई है, एंड जो सिचुएशन है उसमें हम सबको मिलके कुछ कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। इसके बारे में सोचिए ज़रूर। इस कॉन्वर्सेशन को आपको लगे कि कोई इसमें बहुत सही मायने में कुछ मदद कर सकता है तो उसको कीजिए, ताकि हम अपना वर्तमान और भविष्य सुधार सकें। उसी के साथ टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, कोरोना से बचिए, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।